चलिए देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स आज हम लोग का इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फर्स्ट क्लास है। किसका फर्स्ट क्लास है बताइए? इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में पढ़ना क्या है, कैसा एग्जाम होगा? तो ये पेपर का कोड है आईडीसी। आईडीसी में वो पेपर आते हैं जिनका एग्जाम कॉलेज लेता है। क्लियर है गाइस? आप लोग को इतना दिन में ये तो समझ आ गया होगा कि आईडीसी में वो पेपर्स आते हैं जिनका एग्जाम कौन लेता है बाबू? कॉलेज। कॉलेज वाला जिनका एग्जाम लेता है वो पेपर किस कैटेगरी में आते हैं बताइए? आईडीसी। तो ये आईडीसी का एग्जाम कौन लेगा बताइए? कॉलेज। सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्या नाम है बताइए? इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो एक प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है, मतलब इसमें सम्स दूर दूर तक नहीं मिलेगा। अच्छा, सब्जेक्ट का नाम से पता चला इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब आप इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हो भाई? तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स तो पढ़ोगे ही आप, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन टच होगा। मतलब यहाँ पर आप समझिए तो स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे। किसके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे बाबू? इंडिया। तो इकोनॉमिक का हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के हिसाब से इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाएगा कि इंडिया में गरीबी क्या है, इंडिया में बेरोजगारी क्या है, मतलब इस सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। इसका पीडीएफ ऑलरेडी आप लोग को सारे ग्रुप्स में भेज दिया गया है, बात समझे ना? और हार्ड कॉपी बुक्स भी 2-4 दिन में रेडी हो जाएगा, तो आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। तो भाइयों और बहनों देखिए, पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देख लीजिए, चैप्टर का नाम ही है, पहला चैप्टर का नाम ही है इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर का नाम क्या होगा बताइए? इंट्रोडक्शन। चलिए, तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना समझना होगा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब है। तो भाइयों और बहनों, इन्वायरमेंट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब सेम वन से पढ़ते आ रहे हो। इन्वायरमेंट का मतलब ही क्या होता है? सेटअप एंड सराउंडिंग्स। आपके आसपास में जो भी चीज है जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इन्वायरमेंट। ऑल द सेटअप एंड सराउंडिंग्स दैट अफेक्ट्स यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, these are the environment. So what is economic environment? The economic environment मतलब all those factors which are economical. हर वो फैक्टर जो क्या है बाबू? इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ बाबू? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ जो भी फैक्टर है उसको क्या बोलेंगे बताइए? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ फैक्टर मतलब जीडीपी, जीएनपी, ग्रोथ, डेवलपमेंट। बात समझे? ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। बात समझे? ये जितने भी सिनेरियोज है, जितने भी सिचुएशंस है, ये सारा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं बताइए? इकोनॉमिक। और इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? तो इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया की। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गरीबी क्या है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बेरोजगारी क्या है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, इंडिया मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो भी हम लोग पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में वो किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे बताइए? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो भी आप पढ़ाई करने वाले हो दैट यू स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? तो यू स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो भी आप पढ़ेंगे वो किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे बताइए? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ने वाले हो। चलो, तो एक आज का जो क्लास है उसमें आपको इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, इंडिया में क्या है, इंडिया का स्ट्रक्चर में है कैसा, वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा पहला क्लास में। तो देखिए, पहला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज शेप्ड बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरप्लेस ऑफ वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर है जो इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है देखिए। सबसे पहला है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो 3 चीज होता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या बताइए? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। क्या क्या बोलो, जल्दी बोलो? प्राइमरी, सेकेंडरी और सिर्फ सुनना है। देखो, आप हमेशा देखे होंगे इकोनॉमिक्स मतलब ही समथिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब समझना पड़ेगा तब आप लिख पाएंगे। आप जो तो लिख के आ जाएगा, जहां तहां से लिख के आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बताइए? तो इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का अगर हम लोग बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में 3 तरह के सेक्टर होते, पता होगा आप लोगों को। क्या क्या सेक्टर होता है बताइए? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्या क्या बोलो ना? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर मतलब होता है एग्रीकल्चर, इसे समझना होगा आपको। सेकेंडरी सेक्टर मतलब होता है इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस। जल्दी बोलिए, कितना सेक्टर है बोलो? सुनाई नहीं दे रहा भाई, फिर से बोलो ना, एक बार और बोलो। यस, पहला कौन है? प्राइमरी, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। यस, अच्छा बताओ ना, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ये मत सोचिए कि मजाक के लिए पढ़ा रहे, ये सब समझा रहेगा तब ना बना के लिखोगे। बना के क्या लिखोगे? आपको बार बार एक ही बात बोलते थे। जैसे आपने आईटी का एग्जाम दिया, हमने क्या बोला था आपको कि आप आईटी में बना के क्या लिखिएगा? अगर पता है तो यू कैन राइट, नहीं पता है तो यू कांट राइट, दैट्स सिंपल। यहाँ पे भी वही सीन है।
अगर पता है तभी लिख पाएंगे आप। तो जल्दी बताइए, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कितना पार्ट में बांटा गया? बोलो ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, एग्रीकल्चर कम्स इन विच कैटेगरी? इंडस्ट्री और सर्विस, वही बात देखिए यहाँ पे लिखा होगा। एग्रीकल्चर हिस्टोरिकली, ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। अब ये तीनों के बारे में थोड़ा आपको, अब देखो ये तो आपको हम तीनों का मतलब बताए कि एग्रीकल्चर प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है। अब आपको हम बताने आ रहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। इंडिया, आपको पता है कि इंडिया को एक जमाने में सोने का चिड़िया कहा जाता था, अभी नहीं, ये बात पुराना हो चुका है। दिस इज एक्चुअली द हिस्ट्री कि इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता था। और इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री है, आपको पता होगा शायद। लेकिन आज का, जिस डेट में आपको हम ये क्लास करा रहे, उस डेट का अगर हम लोग स्टेटस निकालेंगे तो वहां पर स्टेटस में आपको यही देखने को मिलेगा कि इंडिया देखो यहाँ पे सीन क्या हो गया, इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो गया है। इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? अब कम। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर अब जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है जितना पहले करता था। लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी भी लोग किस सेक्टर में ज्यादा काम करते बताइए? एग्रीकल्चर। आपको अप्रोक्सीमेट, क्योंकि डेटा हमेशा अप्रोक्स होता है, डेटा कभी एग्जैक्ट नहीं होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप लेते हो तो वो हमेशा अप्रोक्सीमेट होता है। तो आज के डेट में, जिस डेट में हम आपको पढ़ा रहे 2024 के डेट में, अप्रोक्सीमेटली 52%, 52% लोग जो है अभी भी एग्रीकल्चर में ही जॉब करते हैं इंडिया में। ये सब लिखना है आपको एग्जाम में, बस कि सुन रहे बस हो गया, नॉलेज के लिए नहीं, नॉलेज के लिए कुछ नहीं होता है, सब एग्जाम पास होने के लिए होता है, बस समझ रहे ना। तो अप्रोक्सीमेटली 52% पीपल आर स्टिल ऑक्यूपाइड और स्टिल इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन द जीडीपी इज द हाईएस्ट इन इंडिया। लेकिन इंडिया का सबसे ज्यादा कमाई किस सेक्टर से आता है? सर्विस सेक्टर। अब सोच के देखिए, इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग कंट्री है। जब लोग का देश आजाद हुआ था तब अप्रोक्सीमेटली 75%, 75% लोग उस टाइम हम लोग के देश में एग्रीकल्चर में एंगेज थे। जब हम लोग आजाद होकर के इंडिपेंडेंट इंडिया बने तो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट आपको बताइए? 75% लोग हम लोग के देश में एग्रीकल्चर में एंगेज थे। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। लेकिन आज का स्टेटस क्या बताइए? आज का स्टेटस ये है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी हैज डिक्लाइंड, but over the period of time the contribution of service sector in the GDP has increased, and at this present, अभी के डेट में the service sector contributes highest towards the Indian GDP। इंडिया के जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है बताइए? सर्विस सेक्टर। कौन कंट्रीब्यूट करता है? बोलो ना, यस। अब यहां पर देखते हैं बुक में क्या लिखा, आप रीडिंग मार लोगे। हिस्टोरिकली दो इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैज डिक्लाइंड एज इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर हैव ग्रोन। बोला कि कंट्रीब्यूशन तो घट गया है, लेकिन लोग अभी भी एग्रीकल्चर में लोग बहुत इंगेज्ड है इंडिया में। और इंडस्ट्री इंक्लूड्स, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, माइनिंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है। इंडिया इंडस्ट्री की तरफ ना, इंडिया का जो प्रोग्रेस है ना, वो इंडस्ट्री की तरफ बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है। मतलब इंडिया ना बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा। किसकी तरफ बताइए? इंडस्ट्री की तरफ। मतलब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। लेकिन हद से इंडिया गुजर ही नहीं रहा कभी। बात समझे? जब से हम पढ़ रहे इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं है, जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़े, बहुत इकोनॉमिक्स पढ़े, तो जितना भी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े, आज जितना आप लोगों को पढ़ा रहे, तब हमेशा यही पढ़ते आ रहे। क्या पढ़ते आ रहे? इंडिया इज ग्रोइंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री। मतलब यही बोले ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना। एक निब्बा निब्बी भी प्यार में कभी ना कभी हद से गुजर जाता है, बहुत गुजर जाता है ना। लेकिन ये नहीं, इंडिया हद से नहीं गुजर रहा। किसमें बताइए? इंडस्ट्री। धीरे धीरे ही बढ़ रहा, लेकिन कब हद से गुजरेगा उसका इंतजार आपको भी रहेगा, हमको भी रहेगा। जब आप लोग का बेटा बेटी पढ़ने आएगा से 15 साल 20 साल बाद, तभी देखिएगा मैं ही पढ़ा के भेज रहे, इंडिया इज ग्रोइंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री, इट्स नॉट ग्रोन येट। ये अभी भी ग्रो नहीं हुआ, अभी भी ग्रो कर रहा है। समझ रहे हो ना? देखो, बेटा बेटी बोलने से आप कुछ भी सोचने लग गए, बट कोई बात नहीं। देखो, यंग हो, कुछ भी सोच सकते हो। आ जाओ, तो इधर देखो क्या बोला है। बोला इंडस्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब इंडस्ट्री है। इंडिया थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे, इंडिया का मेन सेक्टर क्या बताइए? स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और केमिकल्स। ये हम लोग का इंडस्ट्री। मतलब आप देखो, आप समझ गए होंगे इतना देरी पढ़ने के बाद कि ये सब्जेक्ट में एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है। ये सब्जेक्ट को समझिए तो आपको एक तरह से इंडिया के जो पढ़ना है, आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। इसीलिए इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। हम आपको देखो, पहला वीक में आपको सारा सब्जेक्ट ही पढ़ा देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट किस नेचर है। फिर सब वीक खत्म होते होते आपको रूटीन दे देंगे कौन सा किस सब्जेक्ट का क्लास होगा। अकॉर्डिंगली आप अपना क्लास कर लेना। क्लियर है गाइस? देखिए, लास्ट है सर्विस सेक्टर। देखिए, द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा बताइए? सर्विस सेक्टर। सर्विस में हम लोग बहुत ही आगे निकल गए हैं, बहुत ज्यादा। आप जहां देखो ना, स्पेशली आईटी सेक्टर। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बारे में बता देते हैं आपको, वेस्ट बंगाल में आईटी सेक्टर का हब कहां है बताइए?
वेस्ट बंगाल में आईटी सेक्टर का हब किसको बोलते हैं? एरिया देख के ही आपको समझ आएगा भाई आईटी सेक्टर है, मतलब जबरदस्त तरह का ग्रोथ है उसमें। आपको देख के लेकर लंदन वंडन तो नहीं आगे भाई। हम लोग कभी जब आप न्यूटन एरिया में जाओगे या आप सॉल्ट लेक एरिया में जाओगे तो लगता है लंदन में तो नहीं आगे, क्योंकि ऐसा ग्रोथ है उस एरिया का। क्योंकि वो एरिया कौन सा सेक्टर है बताइए? आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का ग्रोथ ज़्यादा होता है। बस जहाँ पे आईटी सेक्टर इंडिया में लार्जेस्ट एंड फास्टर ग्रोइंग सेक्टर इंक्लूडिंग आईटी सर्विस। आईटी सर्विस में ही तो कॉल सेंटर आता है। कॉल सेंटर भी किस सेक्टर में आता है बताइए? आईटी सर्विस। आईटी सर्विस के अंदर ही कॉल सेंटर भी आता है। फिनांस सेक्टर बढ़ा। फिनांस मतलब अभी ईएमआई का फैसिलिटीज़ देखो ना कितना अवेलेबल है यार। ईएमआई, बैंक फाइनेंस, अभी ये सब सेक्टर में हमेशा जॉब खाली है, हमेशा जॉब मिल जाएगा आपको। टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म, ये सब ही इंडिया में, इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्रोइंग है। बट व्हाट आर द की एक्टिविटीज इन सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर में मेन एक्टिविटी क्या क्या बताइए? सर्विस सेक्टर में मेन एक्टिविटी आपका है आईटी सेक्टर, फाइनेंस मतलब लोन वोन का फैसिलिटीज वाला, टेलीकम्युनिकेशन, फोन पे बात करो ना बाबू, फोन पे बात करो ना बाबू, मतलब कौन सा फोन? कॉल सेंटर। कौन सा सेंटर? हाँ, कॉल सेंटर बोलने से आदमी के मन में एक अजीब तरह का फीलिंग आया था। और समाज में अगर आप मम्मी पापा को बोलेगा कि हम कॉल सेंटर में नौकरी करने आ रहे हैं तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे? तुम भूखा रह जाना लेकिन कॉल सेंटर में नौकरी नहीं करना। ये उनका सोच है। अब आपका सोच क्या हो तो आपको पता होगा। अगला है बाबू टूरिज्म। टूरिज्म भी वेरी ग्रोइंग, वेरी मच ग्रोइंग टूरिज्म सेक्टर है। टूरिज्म सेक्टर भी धीरे धीरे इंडिया में आगे बढ़ रहा है। बात समझे ना? अब आते हैं, ये हो गया इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आई होप आप समझ गए। इतना देरी पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है। इंडिया में बताइए कितना सेक्टर है? सुनाई नहीं दे रहा बाबू, सुनते बच्ची ना वो, अब बोलो ना। यस, क्या क्या बोलो? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्लीज बोलिए ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एक बार और बोलिए ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री और सर्विस। जब कहानी है, आप सुन लिए, बना के लिख दीजिए, बस हो गया। आपसे रट के लिखेंगे नॉट पॉसिबल एट ऑल, कि क्या आप कैसे समझोगे? देखो आप खुद सोचो, जितना बात आपको हम बोले वो सिर्फ वही बात नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ आपको बोले। तो इसलिए जितना सुनिएगा, समझिएगा, ब्रॉडली लिख पाइएगा। और कॉलेज का भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज अब देखो 2-4 दिन कॉलेज चलेगा, फिर कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर कॉलेज खुलेगा, आपका इंटरनल एग्जाम्स आ जाएगा। सिंपल समझ लीजिए इंटरनल। हाँ एकदम, आप फर्स्ट सेमेस्टर में यू गॉट लॉन्ग टर्म, उसके बाद आपको कोई उतना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। 4 महीना 5 महीना में आपको सेमेस्टर दे देना है। उसके बाद बताइए, जल्दी बताइए, इंडिया में इंडस्ट्री बहुत अच्छा है या धीरे धीरे बढ़ रहा? धीरे धीरे बढ़ रहा। और बताइए सर्विस सेक्टर इंडिया में अच्छा है या खराब है? दिस इज द ओनली सेक्टर विच इज कंट्रीब्यूशन लार्जेस्ट इन द जीडीपी, जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या है बाबू? सबसे ज्यादा। तो अगर आपसे पूछे इंडिया में कमाई सबसे ज्यादा अभी कहां से होता है बताइए? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब समझते हो क्या होता है? जिसको हम लोग देख और छू नहीं सकते। सर्विस और गुड्स में यही फर्क होता है। अगर जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आपको ये सर्विस है, आप कोचिंग का स्टडी मैट देंगे, ये क्या हो जाएगा बाबू? गुड्स, क्योंकि उसको देख और छू सकते हैं। लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसको देख और छू नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं? महसूस। क्या कर सकते हैं? महसूस। आप उसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? फील। एहसास होगा। क्या होगा बाबू? एहसास। तो पढ़ाई एक एहसास का नाम है। किसका नाम है? एहसास। सांस नहीं, एहसास। अगला भाई, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा एकदम कहानी इंडिया के बारे में जान गए। दूसरा है बाबू इकोनॉमिक रिफॉर्म। इंडिया में सुधार कब हुआ था भाइयों और बहनों? देखो अब पूरा बैकग्राउंड में आना होगा। 1947 तक हम लोग इंडिया थे ही नहीं, दैट वाज ब्रिटिश इंडिया। 1947 तक इंडिया था ही नहीं, वो क्या था बाबू? ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए, आप लोग जो लोग इंग्लिश वर्जन हो इंग्लिश में लिखोगे, जो लोग बंगाली वर्जन हो यही बात को बांग्ला में लिख दोगे, क्या प्रॉब्लम? लैंग्वेज कोई चीज़ नहीं। आपको मैं से एक चीज़ बोलते हैं, लैंग्वेज एक मीडियम होता है अपना नॉलेज को एक्सप्रेस करने का, लेकिन पहले नॉलेज होना जरूरी। उसके बाद आप लैंग्वेज किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो उसके बाद बाबू इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ सुनिए? 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। अब 1947 में देखो, जब किसी का ब्रेकअप होता है ना बाबू, तो उसको वो या तो अच्छा ही हो जाता है या तो बुरा ही हो जाता है। बात समझे ना? तो या तो आदमी बर्बाद हो जाता है या तो आदमी आबाद हो जाता है। अब आपके साथ क्या हुआ वो तो आप कमेंट करके बताना कि आप बर्बाद हुए या आबाद हुए, आपका ज़िंदगी में क्या हुआ। लेकिन एक्चुअली क्या बताइए, जब आप आज़ाद होते हो तो आप एक तरह से ना बर्बाद हो जाते हो। तो हम लोग जब आज़ाद हुए, जब अंग्रेज हम लोग को छोड़ा, जब अंग्रेज हम लोग को छोड़ दिया कि भाई जाओ तुम अब अपना जिंदगी जी लो, तो 1947 में जब लोग आज़ाद हुए, तो आज़ादी, कोई भी कंट्री जब आज़ाद होता है ना, बहुत बर्बादी हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के बाद एक नया शुरुआत करना पड़ता है। तो अब समझिए, तो नया शुरुआत हो। तो इंडिया में 1947 के बाद से लेके 1991 तक इंडिया को क्लोज रखा गया था। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है व्हेन यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद द फॉरेन कंट्रीज। जो फॉरेन कंट्रीज के साथ हम लोग इंटरेक्ट नहीं करते थे, बिजनेस नहीं करते, क्योंकि अंग्रेज लोग भी यही बोल के देश में आया था कि हम आप लोग का देश में बिजनेस करेंगे। अंग्रेज लोग हम लोग को यही बोल के आया था कि थोड़ा सा आप लोग ये कहानी सुने ना, तो क्या होता है कि एक्टू बसते थी फिर थोड़ा सा बैठ गया, बोले थोड़ा और घसकिएगा, थोड़ा घस गया, ऐसे करके पूरा लेट जाता है आदमी, लास्ट में आपको ही उठा देगा। ट्रेन वेन में ऐसे होता है ना, यहाँ भी एसी में। अंग्रेज लोग आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, आके बिजनेस करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया बताइए? बिजनेस।
ये बोल के कि भाई व्यापार करेंगे चले जाएंगे। करते करते वो देखा कि इंडिया का आदमी लोग जो है, ये लोग थोड़ा जलन कुत्ता टाइप का आदमी लोग है। जलन कुत्ता समझते हैं, एक दूसरे में जलन, घृणा, नफरत। तो बोला रुको, एक दूसरे को एक आपने हिस्ट्री में एक वर्ड सुना होगा, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल का स्ट्रेटजी को यूज करके वो लोग क्या किया, हम लोग को बांट के हम लोग का देश में रूल कर दिया। अब जब वो लोग हम लोग का देश में रूल किया तो इंडस्ट्रियल वो सब कुछ किया वो लोग, लेकिन सिर्फ अपना लेके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, ऋतिक रोशन का एक मूवी है, एक ऋतिक रोशन की मूवी है, उसमें भी आप सुने होंगे, क्या नाम है मूवी का एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हिस्टोरिकल मूवी है, बात समझे ना। तो उस मूवी में क्या हुआ ना, जोधा अकबर ने बस क्या चीज, यस एक्सीलेंट, ग्रेट यार, ग्रेट लोगों का भी नहीं है। मोहन जोदारो एक तो मूवी था ना ऋतिक रोशन का, उस मूवी में ना एक फसल का जिक्र किया गया, उसका नाम है इंडिगो। क्या नाम है बताइए, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इंडिगो। इंडिगो एक फसल, हिंदी में बोलते हैं नील का फसल। किसका फसल बताइए, नील। माय डियर स्टूडेंट, नील का फसल एक ऐसा चीज होता है ना, इसको अगर जिस जमीन पे आप नील का फसल ग्रो करोगे ना, वो जमीन इनफर्टाइल हो जाता है। ये उसका खूबी था। अंग्रेज लोग क्या किया बेटा, अपना कंट्री में नहीं ग्रो करता था। हम लोग का देश का लैंड बहुत ही प्रोडक्टिव लैंड था, तो हम लोग का देश में क्या किया, वो नील का फसल उगा के सब जमीन को बेटा बंजर भूमि करके चला गया, सब जमीन को बंजर करके चला गया। जब अंग्रेज हम लोग को छोड़ा ना, हम लोग बर्बाद हो गए। उसके बाद क्या हुआ बताइए, 1947 से 1991 तक इंडिया में विश्वास नहीं था हम लोगों को कि दूसरा कंट्री से बिजनेस करने से ठीक होगा। फिर धीरे धीरे कंट्री ग्रो हुआ। 1991 वाज द ब्यूटीफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स के हिसाब से। 1991 इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग टाइप का था। उस टाइम जो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। क्या नाम था बताइए, देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया, मनमोहन सिंह ने 1991 में मनमोहन सिंह ने क्या किया बताइए, एक 3 कॉन्सेप्ट लाए। उस कॉन्सेप्ट का नाम था एलपीजी। क्या नाम था बोलो, एलपीजी। आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, जो लोग मेरे पास क्लास की हो, पहले भी कभी सुने होंगे आप 11-12 में। एलपीजी क्या बोलो, बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा भाई, इतना सुस्त मत रहिए। एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। एक पॉलिसी था, 3 कॉन्सेप्ट थे उसमें, एलपीजी। एंड वो पॉलिसी ही इंडिया के लिए आज के डेट में ब्लेसिंग्स है, क्योंकि उस पॉलिसी के बाद से ही इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में हम लोग का ग्रोथ होने लग गया। पहला पॉलिसी का नाम था लिबरलाइजेशन, फिर क्या था बताओ, प्राइवेटाइजेशन, फिर क्या था बोलो, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में उन्होंने क्या किया बताइए, लिबरलाइजेशन में ऑल द हार्ड एंड पॉलिसीज हैड बीन मेड सॉफ्टवेयर, मतलब जितना भी हार्ड पॉलिसी था उसको सॉफ्ट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया बताइए, प्राइवेटाइजेशन में दे कन्वर्टेड द गवर्नमेंट बिजनेस इनटू प्राइवेट सेक्टर। और ग्लोबलाइजेशन में क्या किया बताइए, ग्लोबलाइजेशन में दे ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड अ सिंगल मार्केट। पूरा रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया, बोला इंडिया के लोग दूसरा कंट्री में जाएंगे, दूसरा कंट्री के लोग इंडिया में, मतलब हम लोग रसिया में जा सकते हैं, रसिया के लोग इंडिया में आ सकते हैं, वैसे हम लोग अमेरिका में जा सकते हैं, अमेरिका के लोग इंडिया में आ सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। क्या हो गया बाबू, ग्लोबलाइजेशन। जल्दी बताइए, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन से ईयर में हुआ था, 1991। आपसे पूछेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन से ईयर में हुआ था, कौन किया था बताइए, मनमोहन सिंह, राम मोहन सिंह ने। क्या कर रहे बाबा, राम, अच्छा मनमोहन सिंह को आप ऐसे समझ लीजिए, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी है, मोदी जी है ना, मोदी जी से पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, कोई तो होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं जब से भारत बना तब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, ऐसा तो नहीं है। मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर है, बट मोदी जी से पहले भी तो कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होगा। तो मोदी जी से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था मनमोहन सिंह, मन को मोह लेने वाले मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह और मोदी जी का पर्सनैलिटी में 2 सबसे बड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि मोदी जी क्या है, थोड़ा फेंकते वैसी है, ये है वो है दोस्तों, उनका क्या है जहां तहाँ जाकर अपना जो तो बोल दिए। और जो मोदी जी है, ये मनमोहन सिंह जो थे वो बोलते ही नहीं थे। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक आदमी क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा बोलता है, एक आदमी वो बोलता ही नहीं। तो देखिए, तो अपने आप में दोनों चीज़ कहीं ना कहीं खराब चीज़ है, तो दोनों का ये सब नेगेटिविटी है। मोदी जी को लेके लोग क्या बोलते हैं कि नहीं मोदी जी को ज़्यादा ही बोल देते हैं, जहाँ तहाँ जाके जो तो ताल मंतर मार के आगे आ रही है। क्या नाम उनका, मनमोहन जी है, उनका खूबी क्या है कि वो कुछ बोलने ही नहीं मांगते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। और दोनों का पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि मनमोहन सिंह जो थे वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। वो क्या थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट, इकोनॉमिक्स में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। ये उन लोग का डिफरेंस पर्सनैलिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस था कि ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स। गोल्ड मेडलिस्ट बहुत बड़ा बात होता है, जो अपना यूनिवर्सिटी में टॉप करता है ना उसको गोल्ड मेडल। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाले हो तो आपको क्या मिलेगा बताइए, गोल्ड मेडल मिलेगा। पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा आपको क्या देगा, गोल्ड मेडल। तो उन्होंने 1991 में क्या लगाया बताइए, LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर G फॉर लिबरलाइजेशन। का मतलब क्या हो गया बताइए, यस, रेस्ट्रिक्शन हटा देना, सिंपल लैंग्वेज समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है बताइए, सरकारी बिजनेस को प्राइवेट को बेचना।
अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है बताइए? टू मेक द होल वर्ल्ड अ सिंगल ई मार्केट, पूरा दुनिया को एक बाजार बना देना, पूरा विश्व को एक बाजार बना देना। कि देखो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ने दरकारी नहीं। अब एक बार रीडिंग करेंगे समझ जाएंगे। देखिए, The liberalization 1991 marked by the introduction of policies aimed at opening up the barriers and encouraging private sector business. Transfer of ownership from public sector to private sector, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन होता है इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। जो बोल दिया वही आंसर, एक बार रीडिंग मार लोगे खत्म। अब आइए गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पूरा इंडियन इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि इंडिया का इकोनॉमिक क्या है। आज तक आप इंडिया को जानते हो लेकिन इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं जानते हो। तो इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आज आपको पढ़ा रहे कि इंडिया का इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए आज तक हम लोग इकोनॉमिक्स बहुत पढ़े कि इंडिया का इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, तो आज इंडिया का ही इकोनॉमिक्स पढ़े कि इंडिया में जॉब कैसा है, इंडिया में क्या सिचुएशन है। अगला है बाबू फिस्कल पॉलिसी। इंडिया में फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है बताइए? फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है ऑल द पॉलिसीज रिलेटेड टू फाइनेंस। ऑल द पॉलिसी रिलेटेड टू क्या बाबू? फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है मनी। टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज, कौन सा रिलेटेड पॉलिसीज बताइए? टैक्स। टैक्स रिलेटेड पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी बताइए? फिजिकल नहीं, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल का मतलब होता है पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन। तो इंडिया में टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज को क्या कहा जाता है बताइए? फिस्कल पॉलिसी। इंडिया में हर साल एक बजट बनता है। साल शुरू होने से पहले क्या बनता है बाबू? बजट। जैसे इस साल का बजट गवर्नमेंट बनाए। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का सिंपल मीनिंग होता है एलोकेशन ऑफ फंड इन डिफरेंट सेक्टर्स। गवर्नमेंट क्या करता है ना, कोई भी साल शुरू होने से पहले फंड का एलोकेशन करता है और देखता है कि एक्सपेक्टेडली कितना कितना खर्चा होगा, किस सेक्टर में कितना पैसा गवर्नमेंट एलोकेट करेगा, कितना अपना फंड से देगा। इसको बोलते हैं बाबू बजट। क्या बोलते हैं बताइए? बजट। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बजटिंग प्रोसेस इंपैक्ट पब्लिक स्पेंडिंग, टैक्सेशन, बोरोइंग, ये सब को इसका प्रभावित करता है। फिस्कल डेफिशिट, आपको डेफिशिट चैप्टर तो सेम 2 में भी था हम लोग इकोनॉमिक्स में, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी बात पे जल्दी से बताइए, इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा आपसे बोले 10 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया कि एक्सप्लेन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा ये लिखना पड़ेगा आपको। बात समझ? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में आइए। मनी पॉलिसी इंडिया का कौन बनाता है भाई? तो बताइए आपको, इंडिया में मनी सेक्टर का पापा कौन है? आरबीआई। पापा कौन है? यस। तो आपसे पूछेगा हु इज द फादर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया? आरबीआई। इंडिया में मॉनेटरी कंट्रोल पूरा किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। इंडिया में सारा नोट वोट कौन छापता है? सिर्फ 1 रुपया का नोट छोड़ के, बिकॉज दैट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपया का जो सिक्का है ना, सिक्का कॉइन्स में देखोगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है। बाकी कोई भी नोट देखोगे उस पर देखोगे आरबीआई लिखा रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पूरा मॉनेटरी कंट्रोल किसके हाथ में बोलो? आरबीआई। किसके हाथ में बोलिए? आरबीआई। महंगाई, इंटरेस्ट सब चीज को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। अगला है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। इंडिया का माहौल कैसा है? क्या दूसरे कंट्री के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बोला कि इंडिया भी दूसरा कंट्री में इन्वेस्ट करता है और दूसरा कंट्री के लोग भी हम लोग के देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब दूसरे कंट्री के लोग हम लोग के देश में इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? बोलिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन आवर कंट्री। जब फॉरेनर्स लोग हम लोग के देश में पैसा लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू? एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बताइए? यस, उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री बाय द फॉरेनर्स। जो बाहर के लोग हैं, दूसरे कंट्री के लोग हैं, वो लोग जब हम लोग के देश में पैसा लगाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एफडीआई। क्या बोलते हैं बताइए? ये लैंग्वेज याद रखिएगा। बहुत सारा पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाया है जिससे कि फॉरेनर्स लोग भी हम लोग के देश में पैसा इन्वेस्ट कर सके। रूल्स रेगुलेशन को कम कर दिया गया जिससे दूसरे कंट्री के लोग भी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सके। एक अच्छा अगला वर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोग का ग्रोथ कैसा है भाई? देखिए आप तो बचपन से ही सुन रहे हो इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री। बात समझे? कहाँ से? 11 में जब आप लोग फर्स्ट क्लास मेरे पास ज्वाइन किए होंगे तो 11 में ही पढ़ाए थे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। और आज देखिए सेकंड ईयर में आ गए। अब तो सेकंड ईयर कह सकते हैं, सेकंड ईयर में आप आ गए, लेकिन अभी भी क्या पढ़े? इंडिया इज द डेवलपिंग। आज से 20 साल बाद भी कैसे होंगे? इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री। हम लोग डेवलप कब होंगे ये हम लोग को खुद नहीं पता है, बस किताबों में क्या पढ़ते हैं लोग? इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री। 2 वर्ड है, आपको पता ही होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी के टर्म्स में होता है और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी के टर्म्स में होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन रोबस्ट इन रिसेंट डिकेड। बोला लास्ट कुछ सालों में इंडिया का ग्रोथ बहुत स्पीड जबरदस्त है। लास्ट कुछ सालों में इंडिया ने बहुत जबरदस्त ग्रो किया है, ये बात सच है। ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसमें 2 सबसे बड़ा फैक्टर है। एक हम लोग का सर्विस सेक्टर जो कि आपको पहले ही बताई बहुत अच्छा जा रहा है। सर्विस सेक्टर का परफॉर्मेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बात समझे ना? जैसे अभी देखोगे रेस्टोरेंट, कैफे, बात समझे ना, ब्यूटी पार्लर, ये सब देखोगे आसपास में अपने एरिया में भी देखोगे बहुत सारा ग्रोथ। हर एरिया में देखिएगा मार ब्यूटी पार्लर पे ब्यूटी पार्लर खुलते जा रहा है। हर एरिया में देखिएगा मार रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट खुलते जा रहा है। क्या है? अभी सर्विस पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं।
अच्छा अच्छा आदमी अपना जॉब छोड़ करके ये सब खोल ले रहा है। तो ये क्या हो गया बताइए? इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट सर्विस सेक्टर का ग्रोथ। सर्विस सेक्टर की तरफ लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा गरीबी में आइए, डिस्पाइट ग्रोथ, बड़ा अच्छा इंग्लिश लिखा देखिए, डिस्पाइट ग्रोथ, तरक्की तो हम लोग किए लेकिन इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड इक्वालिटी परसिस्ट लीडिंग टू अनगोइंग डेवलपमेंट चैलेंजेस। मतलब तरक्की तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन हम लोग गरीब अभी भी। क्या है बाबू? गरीब। तरक्की हम लोग कर रहे हैं लेकिन अभी भी क्या बाबू? गरीब। तो गरीबी, बेरोजगारी और असमानता, इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी, दीज आर द एब्यूज फॉर द इकोनॉमिक सिचुएशन। वो किसी भी कंट्री के लिए एक एब्यूज के जैसा, मतलब गाली के जैसा होता है। बात समझे ना? जैसे कोई आपको बोलता तीन तो मैजिकल वर्ड बोलिए ना, तो बोल दीजिएगा बेटा को गरीबी, बेरोजगारी और असमान, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैजिकल वर्ड ही तीन तो है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी। हम लोग गरीब पहले थे, अभी भी गरीब हैं। बात समझे? हम लोग देश में इनइक्वालिटी पहले था, अभी भी है। हम लोग देश में अनएम्प्लॉयमेंट पहले था और अभी भी। अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग देश में कितना है ये अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए ना, अब देखो ट्यूशन से बाहर निकले, अब देखिए कहीं पे ड्रेन सफाई हो रहा, देखिएगा 5-10 तो आदमी खड़ा होकर देख रहा है, ये बताता है कि देश में बेरोजगारी कितना ज़्यादा है। बात समझे ना? आप किसी बिल्डिंग में अगर रहते हो या किसी बाड़ी में ही रहते हो, आप देखोगे मान लीजिए आपका घर में अगर कोई टीवी आया या कुछ सामान खरीद के आते हो, पूरा बाड़ी का आदमी खड़ा होकर देख रहा है, इसका मतलब बेरोजगारी। क्या बाबू? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी हम लोग देश में बहुत ही खतरनाक लेवल पे है और ये सब आगे डिटेल में पढ़ोगे आप, आपको ये आइडिया आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या चीज़ के बारे में। ये अब आप समझ गए होंगे कि भाई इंडिया इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है। बेरोजगारी आ जाओ, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट। इंडिया में बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं लेबर से रिलेटेड, लेबर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हुए। बात है, देखो लॉज बनता बहुत कुछ है, इंप्लीमेंट कितना होता है वो बहुत मैटर करता है। लॉ तो इंडिया में बहुत कुछ है लेकिन इंप्लीमेंटेशन का अभाव है, इस कारण से सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता हम लोग की कंट्री में। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड से रिलेटेड भी गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसीज है। गवर्नमेंट ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा है। गवर्नमेंट ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट ट्रेड को और आगे बढ़ाने मांग रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा। घूर फिर के ही वो जो लाइन आपको बताई थी, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, तो घूर फिर के वहीं पे आकर जाता है कि हम प्यार तो करते हैं लेकिन दोस्त जैसा। आई लव यू बट एज अ ब्रदर, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। तो ऐसे जब आप किसी को बोल देते हो ना तो उसका दिल टूट जाता है। वैसे ही पूरा पढ़ ले रहे, फिर बाद में बोल रहे होगा, हुआ नहीं है, तरक्की करेंगे, किए नहीं। तो इस ऐसे ही सिचुएशन है हम लोग का देश का। ये देखो इंडिया का पार्टिसिपेशन फॉरेन कंट्रीज से बहुत अच्छा हो गया। इंडिया का जो फॉरेन रिलेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इंडिया का पूरा दुनिया में जो है स्टेटस बहुत इंप्रूव हो चुका है कि हाँ भाई इंडिया का जो रिलेशन है फॉरेन रिलेशन वो बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दो चीज़ें, ट्रांसपोर्ट एंड अर्बनाइजेशन। इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना उसने इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया। बात समझे? इंडिया का ट्रांसपोर्ट से इंडिया में जैसे मोदी जी लोग थर्ड टाइम गवर्नमेंट पावर में है, तो थर्ड टाइम गवर्नमेंट पावर में है, सब कुछ चेंज हुआ लेकिन मोदी जी का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो कभी चेंज नहीं होता। तो बहुत कॉन्स्टेंट पर्सन और वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। इसीलिए आप देखोगे कोलकाता के पूरा इंडिया में आप देखोगे इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आपको बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अब जो रेलवे स्टेशन पे आप जाते हो तो कितना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, साफ सुथरा। रेलवे स्टेशन में आप ये नहीं कह सकते हो। बात समझे ना? अब आप देखिएगा अपना घर का बगल वाला रेलवे स्टेशन अलग बात है, बट नॉर्मली जितना भी रेलवे स्टेशन देखिए बहुत अच्छे हो गए हैं, ब्रिजेस बन रहे, बहुत सुंदर सुंदर ब्रिज है, बहुत सारा हाईवेज बन गया है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ गया है। तो अभी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो सबसे जबरदस्त क्या है बताइए? ट्रांसपोर्ट। हम लोग का ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है और फॉरेन कंट्रीज में ऐसे ऐसे रोड्स नहीं है जैसा रोड्स हम लोग के देश में बन रहा है या फिर बन चुका है ऑलरेडी। ऐसा क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह थे जहां से लोग जा नहीं पाते थे, जाने में लोगों को 5-5 घंटा लग जाता, वहां पे लोग आधा घंटा में पहुंच जा रहे। तो रोड का डेवलपमेंट हम लोग का कंट्री में ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त तरीका से हो रहा है। रोडवे बोलिए, रेलवे बोलिए, पोर्ट्स बोलिए, ये सब बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन हम लोग का देश में बहुत हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब होता है गांव को शहर बनाना। गांव में भी अब देखो अब आप क्या सोच रहे हो कि निब्बा निब्बी सिर्फ कोलकाता में है? नहीं, या निब्बा निब्बी सिर्फ शहर में है? नहीं, गांव में भी आपको निब्बा निब्बी मिलेगा। छोटा छोटा निब्बा निब्बी लोग देखिएगा। 8-9 का बच्चा बस अभी बचपन का प्यार भूलना जाना रे गाना गा रहा तो उसको क्या बोला जाएगा? बस अभी ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, ऐसा करा कौन? 8-9 का बच्चा लोग बस अभी ना। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है। तो यही बताता है कि गांव क्या बन चुका है बाबू? शहर। अब गांव के लोग नहीं रहे, बोलते हैं ना गांव वालों कैसे हो, अब वो नहीं होते। गांव वाले भी अब क्या बन गए? शहर वाले। तो इंडिया में अभी दो चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या बताइए? एक ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट और एक अर्बनाइजेशन खतरनाक लेवल पे हो रहा है। देखो कि गांव एकदम शहरी बन चुका है। गांव में आपको देख के फील नहीं होगा भाई गांव है। अगला है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फिर वही बात, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग किस सेक्टर में आगे बढ़े बताइए? आईटी।
आपको एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछेगा कि एक्सप्लेन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या एक्सप्लेन इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पूरा चिपका दीजिएगा ये आंसर। हर एक पॉइंट है उसके अंदर में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में लिखना। अगला है भाई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखिए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन आईटी एंड डिजिटल सर्विस। आईटी में भाई हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, आईटी सेक्टर बहुत आगे निकल चुका है। और वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड वेंचर कैपिटल। और अभी इंडिया में स्टार्टअप बहुत आगे बढ़ा है। स्टार्टअप मतलब नए नए बिजनेस, छोटे छोटे दुकान आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। लास्ट देखिए, लास्ट सिचुएशन सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज है कुछ। सोशल इश्यूज मतलब होता है आपका इनइक्वालिटी, एक सोशल इश्यूज है। इनइक्वालिटी इन द सेंस क्या बताइए, जेंडर इनइक्वालिटी एक प्रॉब्लम है कंट्री में। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लड़का लड़की में भेदभाव। अभी भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो इन्वायरमेंट में ग्रोथ कैसे? तो ये सब इश्यूज अभी भी हम लोग की कंट्री में थोड़ा बहुत तो है। अगर लड़कियां मान लीजिए सेफ फील नहीं कर रही हैं, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट कब होगा, जब उसको अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा। तो कुछ सोशल इश्यूज अभी भी हम लोग के कंट्री में है। इन बोला जेंडर इनइक्वालिटी, अभी भी हम लोग के देश में लोग बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। ये एक सोशल इश्यूज है, ये दैट इज वेरी इनएविटेबल फैक्ट बट पेनफुल फैक्ट। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बेटा लोग को एक अलग स्टेटस से देखते हैं। बेटा पीप आके पड़ा हुआ है रेल लाइन में तो भी कोई चाप नहीं है। बेटी अगर कुछ गलत कर ले तो खराब लग जाता है आदमी को। तो प्रॉब्लम क्या है, अभी भी हम लोग के देश में इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी ये सब प्रिवेल करता है। माइंड सेट, फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन, अभी भी हम लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। तो ये सब एक सोशल इशूज। ये कोई देखो, एक कंट्री तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक वहां पे इनइक्वालिटी होगा। हम लोग अभी भी धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी हम लोग कास्टिज्म भी अभी भी इंडिया में। कास्टिज्म मतलब क्या होता है, आदमी कास्ट को लेके जातिवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं, जातिवाद के नाम पे झगड़ा कर रहे हैं, धर्म के नाम पे हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग धर्म के नाम पे लड़ेंगे, जाति के नाम पे लड़ेंगे, जेंडर के नाम पे लड़ेंगे, तब तक हम लोग का कंट्री में ग्रोथ का थोड़ा अभाव रहेगा। तो वही बात बोला कि देयर आर सम सोशल इश्यूज स्टिल प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। कुछ इसको बोलते हैं सोशल इश्यूज। सोशल मतलब समाज का प्रॉब्लम, वो हम लोग का समाज का प्रॉब्लम। अगर हम लोग देखो, अगर लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे, समाज का प्रॉब्लम है। अगर धर्म जाति में भेदभाव कर रहे, समाज का प्रॉब्लम। तो दीज इश्यूज स्टिल प्रिवेल। देखिए क्या लिखा हुआ है, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ongoing efforts to improve public health and educational outcome as a part of broader development goal। तो ये सारे इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के फीचर्स हो गए। आप देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन कितना बन गया। आपसे पूछेगा इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फीचर्स, ये लिखोगे, इंपॉर्टेंस ये लिखोगे, एडवांटेज ये लिखोगे, और इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट में भी यही लिखा हुआ है, फिर से सेम चीज लिखा हुआ है ना, पूरा सेम टॉपिक है। देखिए सेम पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट, तो भी आंसर यही होगा। कंपोनेंट भी आपसे पूछेगा ना तो भी आंसर यही होगा। बात समझे कि इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट, बात समझे ना। ये सब में एक ही आंसर आप लिख सकते हो। तो ये पूरा आपका समझिए एक तरह से इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को शॉर्ट में आपको बता दिया गया कि इंडिया में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो हम लोग का देश में है वो कैसा है और किस तरह से है, वो आपको शॉर्ट में एकदम बता दिया गया कि कैसा होता है इंडिया में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, किस तरह का है। अब इसका आगे का पार्ट हम लोग अगला दिन आराम से करेंगे। थैंक यू सो मच। इसको रीडिंग कर लीजिएगा घर में आके बढ़िया से।